हाँ जी नमस्कार। आज की जो क्लास होगी इसमें हम राजस्थान के जो प्रतीक चिन्ह हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ये जो क्लास है ये ग्रेड 3 जो टीचर है उसके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण क्लास है और जिसमें अपन देखो बहुत ही जो पूरी अपन बुक को डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि आजकल जो है ना नोट्स का कोई ज़माना नहीं रहा है, नोट्स से क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं। तो पूरा जो कंटेंट अपन पढ़ेंगे और यहाँ से अपन जो है ना खुद के शॉर्ट नोट निकाल सकते हैं। तो राजस्थान के प्रतीक चिन्हों को अपन यहाँ पे पढ़ेंगे। तो देखो सबसे पहले राजस्थान का जो है ना आगे अपन इसके बारे में डिस्कस करते हैं, राजस्थान के प्रतीक चिन्हों के बारे में ना। तो देखो सबसे पहले राज्य जो पक्षी है वो क्या है, गोडावण है और इसका जो वैज्ञानिक नाम है ओर्डियोयोटिस नाइग्रिसेप्स या कोरियोटस नाइग्रिसेप्स है। देखो राज्य पक्षी है गोडावण, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, ओर्डियोयोटिस नाइग्रिसेप्स या कोर्टियस नाइग्रिसेप्स। आपको नाइग्रिसेप्स ध्यान रखना है, ओर्डियोयोटिस नाइग्रिसेप्स या कोर्टियस नाइग्रिसेप्स है ना। और गोडावण को ना राज्य पक्षी जो है ना कब घोषित किया जाता है, 1981 में घोषित किया जाता है। नेक्स्ट है राज्य पशु की बात करें। राज्य जो पशु है ना वो वन्य जीव श्रेणी में तो है चिंकारा, वन्य जीव श्रेणी में तो क्या है, चिंकारा। इसका जो वैज्ञानिक नाम है ना वो गजेला बनेटी या गजेला है। चिंकारा का वैज्ञानिक नाम क्या है, गजेला बनेटी या गजेला है ना। और इसको भी 1981 में ही राज्य पशु घोषित किया था। जबकि पशुधन जो श्रेणी है उसमें जो राज्य पशु है वो है ऊँट। पशुधन श्रेणी में राज्य पशु क्या है, ऊँट। इसको वैज्ञानिक नाम है कैमेलस डेमेडेरियस। देखो ऊँट जो है ना इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, कैमेलस डेमेडेरियस। और ये 2014 में इसको है ना में राज्य पशु जो है ना इसको घोषित किया गया था। तो ये बात आपको सही समझ में आ गई। तो देखो बिल्कुल आसान था। राज्य पशु जो है ना आपका क्या है, वन्य जीव श्रेणी में चिंकारा है जिसका वैज्ञानिक नाम है गजेला बनेटी या गजेला। 1981 में इसको घोषित किया गया। राज्य पशु जो है ना पशुधन श्रेणी में है ऊँट है जिसका नाम है कैमेलस डेमेडेरियस और इसको 2014 में राज्य पशु घोषित किया गया। इसके बाद में अपन बात करते हैं राज्य वृक्ष। तो देखो राज्य वृक्ष क्या है, राज्य जो वृक्ष है ना वो खेजड़ी है और खेजड़ी का जो वैज्ञानिक नाम है प्रोसेपिस सेनेरिया। खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम क्या है, प्रोसेपिस सेनेरिया। और इसको 1983 में है ना राज्य वृक्ष घोषित किया गया था। देखो राज्य वृक्ष कौन सा है, खेजड़ी। खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम प्रेसेपिस सेनेरिया और इसको 1983 में है ना राज्य वृक्ष घोषित किया गया था। इसके बाद में देखो थोड़ा सा राज्य पुष्प की। राज्य पुष्प क्या है, रोइडा का फूल है और इसका जो वैज्ञानिक नाम है टिकोमेला अंडुलेटा। राज्य पुष्प क्या है, रोइडा का फूल का जो वैज्ञानिक नाम क्या है, टिकोमेला अंडुलेटा। इसको 1983 में घोषित किया गया। देखो राज्य पुष्प, रोइडा का फूल और इसका वैज्ञानिक नाम टिकोमेला अंडुलेटा। इसको 1983 में राज्य पुष्प घोषित किया गया। नेक्स्ट राज्य खेल। राज्य खेल जो है ना ये बास्केटबॉल है। क्या है, बास्केटबॉल है और इसको 1948 में है ना राज्य खेल क्या है, बास्केटबॉल है और इसको 1948 में है ना राज्य खेल का इसको दर्जा मिला। जबकि राज्य जो नृत्य है वो क्या है, घूमर है। राज्य नृत्य क्या है, घूमर है। और इसको कब घोषित किया इसका कोई वो नहीं है ना। तो ये सारी चीज़ें अपन ने डिस्कस कर ली हैं। अब एक एक करके अपन इन सभी को डिटेल से डिस्कस करते हैं। देखिए सबसे पहले बात करते हैं राज्य पक्षी की। राज्य पक्षी क्या है, गोडावण है। इसको ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। गोडावण को 21 मई 1981 को राज्य पक्षी घोषित किया गया। राज्य पक्षी कब घोषित किया गया, 21 मई 1981 को। गोडावण का जो वैज्ञानिक नाम है ओर्डियोयोटिस नाइग्रिसेप्स है। ओर्डियोयोटिस नाइग्रिसेप्स किसका वैज्ञानिक नाम है, तो ये गोडावण का वैज्ञानिक नाम है ना। इसके आगे देखते हैं गोडावण की भारतीय जो प्रजाति है जिसको अपन ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बोलते हैं, इसका जो वैज्ञानिक नाम है कोरियोटिस नाइग्रिसेप्स है। भारतीय प्रजाति का नाम क्या है, कोरियोटिस नाइग्रिसेप्स है ना। और वर्ग कौन सा है, देखो गोडावण जो है ना प्रजाति तो हो गई कोरियोटिस नाइग्रिसेप्स, प्रजाति तो कौन सी होगी, कोरियोटिस नाइग्रिसेप्स। प्रजाति तो हो गई कोरियोटिस नाइग्रिसेप्स और इसके जो वर्ग कौन सा है, ये एवीज वर्ग का है। देखो वर्ग कौन सा है, तो आप कहोगे एवीज वर्ग का है। कुल कौन सा है, ओटीटिडे। कुल कौन सा है, ओटीडिटे
ओटिडिडे। देखो गोडाउन का कुल का नाम क्या है, कौन से कुनबे से रिलेटेड है ये, ओटिडिडे है ना। और जाति कौन सी है, नाइग्रीसेप्स है। जाति कौन सी है, नाइग्रीसेप्स है। देखो गोडाउन के जो उपनाम है ना, इसको देखो क्या क्या बोलते हैं। देखो उपनाम है, इसको सोन चिड़िया भी बोलते हैं ना, मालमोरडी भी बोलते हैं हाड़ौती क्षेत्र में ना। इस शर्मिला पक्षी होता है, गोडाउन एक शर्मिला पक्षी होता है। बड़ा तिलोर भी बोलते हैं इसको, हुकना भी बोलते हैं। तो गोडाउन के उपनाम क्या हो गए, सोन चिड़िया, मालमोरडी हाड़ौती क्षेत्र में शर्मिला पक्षी तो होता है, बड़ा तिलोर और हुकना, ये इसके वैज्ञानिक नाम है। सर्वाधिक जो है ना गोडाउन कहाँ पे पाए जाते हैं, राज्य में सर्वाधिक जो गोडाउन है वो 3 जगह पाए जाते हैं। कौन कौन सी जगह है, राष्ट्रीय मरुद्यान जैसलमेर, बाड़मेर। राष्ट्रीय जो मरुद्यान है जैसलमेर बाड़मेर में पाए जाते हैं। दूसरा है सोरसेन, बारा में पाए जाते हैं गोडाउन। दूसरी जगह कौन सी है, सोरसेन, बारा में। और तीसरी जो जगह है सोंकलिया अजमेर में पाए जाते हैं। तो राज्य में गोडाउन सर्वाधिक कहाँ पे, राष्ट्रीय मरुद्यान जैसलमेर बाड़मेर, सोरसेन बारा में और सोंकलिया अजमेर में पाए जाते हैं। हाँ जी, गोडाउन का जो प्रजनन केंद्र है वो जोधपुर जंतुवाला है। गोडाउन का प्रजनन केंद्र कौन सा है, जोधपुर जंतुवाला है। गोडाउन हैचिंग जो सेंटर है ये कहाँ पे है, रामदेवरा जैसलमेर में। गोडाउन हैचिंग सेंटर कहाँ पे है, रामदेवरा जैसलमेर में। अब देखो गोडाउन की कुछ विशेषताएं हैं जिनको अपन एक एक करके देखते हैं। देखो गोडाउन स्वभाव से ना शर्मिला पक्षी होता है और बस्तियों से दूर रहता है। प्रजनन जो काल होता है ना गोडाउन का, ये अक्टूबर नवंबर माह में होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रजनन काल ध्यान रखना है गोडाउन का, अक्टूबर नवंबर में। देखो मुख्य जो भोजन होता है ना गोडाउन का, तारा मीरा व सेवण घास होती है। गोडाउन का मुख्य भोजन क्या होता है, तारा मीरा और सेवण घास। देखो इसके बाद में गोडाउन लगभग 1 मीटर ऊंचा होता है। देखो गोडाउन जो है लगभग 1 मीटर ऊंचा होता है। नर पक्षी की जो ऊंचाई है ना वो तो 120 से 160 सेंटीमीटर और मादा पक्षी की जो ऊंचाई है ना 70 से 75 सेंटीमीटर होती है। तो जो गोडाउन होता है 1 मीटर ऊंचा होता है लगभग, है ना। नर तो 120 से 160 सेंटीमीटर तक और मादा जो है ना 70 से 75 सेंटीमीटर ऊंची होती है। देखो नर के मुकुट पर कलंगी होती है। जो नर गोडाउन होता है ना उसके मुकुट पर क्या होती है, कलंगी होती है। देखो नर के मुकुट पर क्या होती है, कलंगी, है ना। और गोडाउन है ना मूलतः दक्षिण अफ्रीका का पक्षी है। मूलतः कहाँ का है, दक्षिण अफ्रीका का पक्षी है। अतः ये एक प्रवासी प्रजाति है। कैसी प्रजाति है, एक प्रवासी प्रजाति है ना। यह अधिक ऊंचाई पर नहीं उड़ सकता। गोडाउन जो है ना अधिक ऊंचाई पर नहीं उड़ सकता। तो ये सारी गोडाउन की विशेषताएं हो गई। अपन बात करते हैं गोडाउन के विलुप्त होने के क्या क्या कारण हैं। तो देखो अधिक शिकार होने के कारण जो है ना गोडाउन जो है ना विलुप्त होने के कगार पे है। दूसरा है आकार में बड़ा होने के कारण हाई टेंशन जो बिजली के तारों में ये उलझ जाता है। गोडाउन जो है ना अधिक बड़ा होने के कारण हाई टेंशन के जो बिजली के तार उनमें क्या हो जाता है, उलझ जाता है। तीसरा है पवन चक्कियों के कारण। तो देखो अधिक शिकार होगा तो भी उसके कारण गोडाउन के विलुप्त होने के कारण है। पहला है अधिक शिकार, दूसरा है हाई टेंशन, बड़ा आकार होने के कारण हाई टेंशन जो बिजली के तार है उसमें क्या हो जाता है, उलझ जाता है। तीसरा है पवन चक्कियों के कारण जो ना गोडाउन विलुप्त होने के कगार पर है। अब संरक्षण कैसे करना है गोडाउन का, देखो IUCN की संकटग्रस्त प्रजातियों पर प्रकाशित होने वाली रेड डाटा पुस्तिका में इसे वर्ष 2011 में से गंभीर रूप से संकटग्रस्त श्रेणी में शामिल किया गया। देखो जो IUCN की जो संकटग्रस्त प्रजातियां हैं उन पर प्रकाशित रिपोर्ट वाली जो रेड डाटा जो पुस्तक है इसमें 2011 में है ना गोडाउन को गंभीर रूप से संकटग्रस्त श्रेणी में शामिल किया गया। नेक्स्ट बात करते हैं कि भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में रखा गया है। जो गोडाउन जो है ना इसको भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है 1972 की अनुसूची 1 में इसको रखा गया है। इसके बाद में बात करते हैं वर्ष 1980 में गोडाउन पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जयपुर में हुआ। कौन से वर्ष में हुआ, 80 में। 1980 में ना गोडाउन पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पे होता है, जयपुर में होता है। बिल्कुल शानदार बात। देखो नेक्स्ट बात करते हैं 5 जून 2013 को राजस्थान में 5 जून 2013 को प्रोजेक्ट इंडियन बस्टर्ड प्रारंभ किया गया जिसकी थीम थी मेरी उड़ान न रोके। देखो 5 जून 2013 को प्रोजेक्ट इंडियन बस्टर्ड प्रारंभ किया गया
जिसकी थीम ये थी मेरी उड़ान न रोके, है ना। नेक्स्ट बात करते हैं कि वर्ष 2020 में गुजरात के गांधीनगर में प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण हेतु COP13 का शुभंकर गिब्बी द ग्रेट इंडियन बस्टर को बनाया गया। देखो वर्ष 2020 में ना गुजरात के जो गांधीनगर हैं उसमें प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण हेतु आयोजित COP13 है ना, उसका क्या किया गया, COP13 का जो शुभंकर था ना वो क्या था, गिब्बी द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। देखो 1 नवंबर 1980 को गोडाउन पर डाक टिकट जारी किया गया। 1 नवंबर 1980 को गोडाउन पर क्या किया गया, डाक टिकट जारी किया गया। इसके अलावा देखो गोडाउन जो है ना, गोडाउन को जैसलमेर ज़िले का शुभंकर भी है। गोडाउन जो ना जैसलमेर जो ज़िला है इसका क्या है, शुभंकर भी है। तो ये अपन ने पढ़ लिया गोडाउन। अब नेक्स्ट जो है राज्य पशु जो चिंकारा है इसके बारे में अपन पढ़ते हैं। राज्य पशु चिंकारा ये वन्य जीव श्रेणी में है ना। तो देखो 22 मई 1981 को राज्य पशु के रूप में इसको घोषित किया गया। तो देखो राज्य पशु जो चिंकारा है वन्य जीव श्रेणी में, इसको 22 मई 1981 को राज्य पशु के रूप में घोषित किया गया। चिंकारा का जो वैज्ञानिक जो नाम है वो क्या है, गजेला बनेटी है। चिंकारा का वैज्ञानिक नाम क्या है, गजेला बनेटी है। इसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं चिंकारा की भारतीय प्रजाति का नाम। चिंकारा की जो भारतीय प्रजाति का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो वो है गजेला। चिंकारा की भारतीय प्रजाति का नाम क्या है, गजेला है। क्या है, गजेला। देखो चिंकारा का उपनाम है छोटा हिरण। चिंकारा का उपनाम क्या है, छोटा हिरण। उपनाम है छोटा हिरण, है ना। ये इसका जो विस्तार है ना राजस्थान के मरु भाग में है। सर्वाधिक जो चिंकारा है वो कहाँ पे है, जोधपुर में। सर्वाधिक चिंकारा कहाँ पे है, जोधपुर में। चिंकारा जो प्रजनन केंद्र है वो नारगढ़ अभ्यारण्य जयपुर में है। चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ पे है, नारगढ़ अभ्यारण्य जयपुर। तो यहाँ पे चिंकारा प्रजनन केंद्र है। विशेषताएं हैं, देखो चिंकारा जो है ना एंटीलोप प्रजाति का वन्य जीव है। तो चिंकारा कौन सी प्रजाति का वन्य जीव है, तो एंटीलोप प्रजाति का वन्य जीव है। देखो इसका रंग जो है ना, रंग भूरा व बादामी होता है और नर व मादा दोनों में सींग पाए जाते हैं। देखो रंग भूरा या बादामी होता है। चिंकारा का रंग कैसा होता है, भूरा या बादामी होता है और नर और मादा दोनों के जो है ना सींग इसमें पाए जाते हैं। एंटीलोप प्रजाति का वन्य जीव है। देखो चिंकारा जो होता है ना ये समूह में रहते हैं, है ना। एक समूह में 4 से 6 चिंकारा होते हैं। एक जो समूह होता है ना उसमें ये चिंकारा समूह में रहते हैं। एक समूह में ना 4 से 6 चिंकारा होते हैं और जो चिंकारा वो तेज़ दौड़ते हैं। चिंकारा जो ना तेज़ दौड़ते हैं। देखो घास, जंगली पौधे, इसका भोजन क्या है, देखो घास हो गया, जंगली पौधे हो गया, कैर हो गया, आक है ना, आदि इसका क्या है, भोजन है। तो इसका भोजन क्या है, घास है, जंगली पौधे हैं, कैर है और आक है, ये इसके क्या है, भोजन है। तो उम्मीद करता हूँ चिंकारा के बारे में आपको सही समझ में आ गया। नेक्स्ट बात करते हैं राज्य वृक्ष खेजड़ी। राज्य वृक्ष खेजड़ी, देखो खेजड़ी को राज्य वृक्ष है ना 31 अक्टूबर 1983 को घोषित किया गया। खेजड़ी को राज्य वृक्ष कब घोषित किया गया, 31 अक्टूबर 1983 को ना। खेजड़ी का जो वैज्ञानिक नाम है प्रोसेपिस सेनेरियो है। खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम क्या है, प्रोसेपिस सेनेरियो है। देखो खेजड़ी का जो वृक्ष है इसके उपनाम है, इसको शमी वृक्ष भी कहते हैं, थार का कल्प वृक्ष भी कहते हैं, जांटी भी कहते हैं, सीमलो भी कहते हैं, पेमे भी कहते हैं। तमिल भाषा में इसको पेमे कहते हैं ना। राजस्थान का घोरव भी कहते हैं। भारतीय मरुस्थल का सुनहरा वृक्ष भी इसको कहते हैं ना। तो देखो खेजड़ी के यहाँ तक ही उपनाम देखते हैं। देखो खेजड़ी को राज्य वृक्ष घोषित किया जाता है 31 अक्टूबर 1983 को। वैज्ञानिक नाम है प्रोसेपिस सिनोरियो, है ना। इसके उपनाम क्या है खेजड़ी के, शमी वृक्ष है, थार का कल्प वृक्ष है, जांटी है, सीमलो है, पेमे है। तमिल भाषा में है ये पेमे, है ना। राजस्थान का गौरव भी इसको कहते हैं। भारतीय मरुस्थल का सुनहरा वृक्ष भी इसको कहते हैं। बन्ना बन्नी भी कहते हैं कन्नड़ भाषा में। छोकड़ा कहते हैं सिंधी भाषा में। शाही गाछ इसको बंगाली भाषा में कहा जाता है। तो बिल्कुल देखो शमी वृक्ष, थार का कल्प वृक्ष, जांटी, सीमलो, पेमे तमिल भाषा में, राजस्थान का गौरव, भारतीय मरुस्थल का सुनहरा वृक्ष, बन्ना बन्नी कन्नड़ भाषा में, छोकड़ा जो है सिंधी भाषा में और शाही गाछ बंगाली भाषा में।
खेजड़ी के जो भाग है ना उसको अपन एक एक करके यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले जो पत्तियाँ हैं, पत्तियाँ इनको लूम या लूम कहते हैं। ये पशुओं के चारे के रूप में इनको खिलाया जाता है और जिससे पशुओं में शारीरिक व दुग्ध वृद्धि होती है। देखो खेजड़ी की जो पत्तियाँ होती हैं ना, जिनको लूम या लूम कहते हैं ना, और ये कहाँ पे काम आती है? पशुओं को चारे के रूप में इनको खिलाया जाता है ना, और पशुओं में शारीरिक और दुग्ध वृद्धि इससे होती है ना। देखो नेक्स्ट है, फूल है मींझर। जो खेजड़ी का जो फूल होता है ना उसको बोलते हैं मींझर। खेजड़ी का जो फूल है ना उसको क्या बोलते हैं? मींझर। यह जो फूल है ना मार्च अप्रैल माह में आते हैं और इसमें पेटुलिट्रीन नामक एक खूबसूरत ग्लाइकोसाइड पदार्थ पाया जाता है ना। खेजड़ी का उसको बोलते हैं मींझर, है ना। ये फूल जो आता है मार्च अप्रैल माह में आते हैं। जो फूल जो होते हैं ना इसमें पेटुलिट्रीन नामक एक खूबसूरत ग्लाइकोसाइड पदार्थ पाया जाता है ना। इसके आगे अपन पढ़ते हैं, गाँव में फूलों को चीनी में मिलाकर गर्भपात रोकने के लिए दवा के रूप में उपयोग में किया जाता है। तो गाँव में जो है ना फूलों का उपयोग कैसे किया जाता है? चीनी में मिलाकर गर्भपात रोकने के लिए दवा के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद में है हरी फली। हरी जो फली है ना इनको सांगरी बोलते हैं ना। इन फलियों को सब्जी बनाई जाती है। जो खेजड़ी की जो हरी फली होती है उनको अपन सांगरी बोलते हैं और इन फलियों से क्या बनाई जाती है? सब्जी बनाई जाती है। इन फलियों में सीने का दर्द और पेट की गर्मी शांत करने के लिए दवाई भी बनाई जाती है। जो सांगरी जो होती है ना इसे सीने का दर्द और पेट की जो गर्मी है उसको शांत करने के लिए दवाई भी बनाई जाती है। देखो सूखी जो फली होती है ना, सूखी पक्की फली, उनको तो बोलते हैं खोखा। खेजड़ी की सूखी पक्की जो फली होती है ना उनको क्या बोलते हैं? खोखा। और राजस्थान में राज्य में सर्वाधिक जो खेजड़ी है वो कहाँ पे पाए जाते हैं? तो वो क्षेत्र है शेखावाटी क्षेत्र में है ना सबसे ज़्यादा खेजड़ी के पेड़ पाए जाते हैं। और अगर ज़िले की बात कर ले तो सबसे ज़्यादा खेजड़ी जो है ना नागौर ज़िले में पाई जाती है। खेजड़ी को नुकसान पहुंचाने वाले कारक, तो पहले है सेलेस्ट्रोना, एक कीड़ा होता है जो खेजड़ी को नुकसान पहुंचाता है। दूसरा है ग्लाइकोट्रोमा, ये भी एक कवक होता है जो खेजड़ी को क्या करता है? नुकसान पहुंचाता है। देखो खेजड़ी को नुकसान पहुंचाने वाले कारक कौन कौन से हैं? एक तो है सेलेस्ट्रोना, एक कीड़ा होता है। दूसरा होता है ग्लाइकोट्रमा, ये कवक होता है जो खेजड़ी को क्या करते हैं? नुकसान पहुंचाते हैं। देखो नेक्स्ट बात करते हैं, राज्य में पवित्र वन की अवधारणा के आधार पर खेजड़ी का संरक्षण। राज्य में जो ना पवित्र वन की अवधारणा के आधार पर किस हिसाब से खेजड़ी का संरक्षण किया गया है इसको अपन यहाँ पे देखते हैं। देखो यहाँ पे अपन देखते हैं गोगाजी झुंझार जी का जो थान है वो खेजड़ी वृक्ष से नीचे होता है। गोगा जी का और झुंझार जी का जो थान है वो किसके नीचे बनाया जाता है? खेजड़ी वृक्ष से नीचे, ताकि पवित्र वन की जो अवधारणा के आधार पर अपन खेजड़ी का संरक्षण कर सकें। दशहरा के अवसर पर खेजड़ी वृक्ष की पूजा की जाती है। राजस्थान में जो दशहरा होता है ना इसके अवसर पर खेजड़ी का जो वृक्ष है इसकी क्या की जाती है? पूजा की जाती है। देखो इसके अलावा देखो भाद्रपद शुक्ल दशमी को प्रतिवर्ष जोधपुर के खेजड़ली ग्राम में वृक्ष मेला लगता है। भाद्रपद शुक्ल दशमी को, भादवागी शुक्ल दशमी ने, भादवागी दशहरा ने, प्रतिवर्ष जोधपुर के खेजड़ली जो ग्राम है यहाँ पे क्या लगता है? मेला लगता है। इसके अलावा देखो 12 सितंबर को खेजड़ली दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? कि अमृता देवी के नेतृत्व में 1730 में, तारीख है 12 सितंबर 1730 में खेजड़ली गांव के जोधपुर में दिए गए बलिदान के कारण 12 जो सितंबर है इसको खेजड़ली दिवस के रूप में मनाया जाता है ना। अमृता देवी की स्मृति में अमृता देवी वन्य जीव पुरस्कार भी दिए जाते हैं। देखो अमृता देवी की जो याद है ना इसमें अमृता देवी वन्य जीव जो पुरस्कार है वो भी दिए जाते हैं। इसके अलावा देखो अन्य जो है ना, इसके अलावा अन्य जो प्रयासों की बात करें, अन्य प्रयास क्या क्या हैं? तो 1991 में ऑपरेशन खेजड़ा चलाया गया था। 1951 में क्या चलाया गया था? ऑपरेशन खेजड़ा। इसके अलावा देखो आगे अपन देखते हैं। देखो इसके अलावा देखो 2009 में हरित राजस्थान कार्यक्रम चलाया गया। 2009 में हरित राजस्थान कार्यक्रम चलाया गया
जिसमें वृक्षारोपण को बढ़ावा दिया जा रहा है। 2009 से ना हरित राजस्थान कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिससे वृक्षारोपण को बढ़ावा दिया जा रहा है। देखो इसके अलावा देखो 5 जून 1988 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर खेजड़ी वृक्ष पर 60 पैसे का डाक टिकट जारी किया गया। देखो 5 जून 1988 को, 5 जून 1988 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जो ना खेजड़ी जो वृक्ष है इस पर 60 पैसे का डाक टिकट जारी किया गया। इसके अलावा देखो केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बीकानेर द्वारा वर्ष 2007 में खेजड़ी की किस्म कांटे रहित थार शोभा विकसित की गई। देखो केंद्रीय शुष्क बागवानी जो संस्थान है बीकानेर के द्वारा 2007 में खेजड़ी की जो कांटे रहित जो किस्म है ना थार शोभा को क्या किया गया, विकसित किया गया। तो ये था राज्य वृक्ष खेजड़ी के बारे में। अब अपन डिस्कस करते हैं राज्य पुष्प रोहिड़ा के बारे में। नेक्स्ट अपन बात करते हैं राज्य पुष्प रोहिड़ा के बारे में। तो देखो 21 अक्टूबर 1983 में रोहिड़ा के फूल को राज्य पुष्प जो है ना वो घोषित किया गया। कब घोषित किया गया? 21 अक्टूबर 1983 को रोहिड़ा का जो फूल है उसको राज्य पुष्प क्या किया गया, घोषित किया गया। देखो रोहिड़ा का जो वैज्ञानिक नाम है टिकोमेला अंडुलेटा है। रोहिड़ा का वैज्ञानिक नाम क्या है? टिकोमेला अंडुलेटा है। देखो रोहिड़ा जो है ना इसके उपनाम है, इसको रेगिस्तान का सागवान भी कैसे कहते हैं, मरुशोभा भी कहते हैं और मारवाड़ का टीका भी कहते हैं। रोहिड़ा के उपनाम क्या है? रेगिस्तान का सागवान, मरुशोभा और मारवाड़ का टीका, ये इसके उपनाम हैं। इसका जो विस्तार है ना पश्चिमी राजस्थान में है। रोहिड़ा का विस्तार कहाँ है? पश्चिमी राजस्थान में है। रोहिड़ा की क्या क्या विशेषताएं हैं देखते हैं एक एक करके ना, क्या क्या विशेषताएं हैं रोहिड़ा की, है ना। इसका जो वृक्ष होता है मध्यमाकार अथवा छोटा होता है। रोहिड़ा का जो पेड़ होता है ना, वृक्ष होता है, ये मध्यम आकार का होता है और छोटा होता है ना। दूसरी विशेषता है फूल है ना, फूल बड़े केसरिया और हरी मिर्च पीले रंग की शाखाओं के अलग अलग भाग पर लगते हैं। देखो फूल जो है ना बड़े केसरिया हरी मिर्च पीला रंग के और शाखाओं के अलग अलग भाग पे लगते हैं। देखो फूल कैसे होते हैं, देखो केसरिया हरी मिर्च पीला रंग के, ये रंग है देखो, और ये शाखाओं के अलग अलग भाग पे लगते हैं। देखो रोहिड़ा के जो पुष्प है ना वो भी मार्च अप्रैल माह में खिलते हैं। कब खिलते हैं? मार्च अप्रैल महीने में रोहिड़ा के पुष्प खिलते हैं। ठीक है, उससे बंदूक की जो है ना बट बनाई जाती है। तो बंदूक की जो बट है वो किससे बनाई जाती है? रोहिड़ा की लकड़ी से। और इसके अलावा देखते हैं रोहिड़ा को जरविल नामक जो रेगिस्तानी जो चूहा वो नुकसान पहुंचाता है। तो रोहिड़ा को जरविल नामक जो रेगिस्तानी जो चूहा है वो क्या करता है? नुकसान पहुंचाता है। अब रोहिड़ा के लाभ क्या क्या हैं? तो देखो यह यकृत प्लीहा रोग हर है, मतलब यकृत और प्लीहा का रोग का हरण करता है। जो रोहिड़ा जो है ना नेत्रों के लिए लाभदायक है। रोहिड़ा जो है नेत्रों के लिए क्या है? लाभदायक है। इसके अलावा देखो रोहिड़ा के और क्या क्या लाभ हैं। देखो इसके अलावा यह है कृमिहर, रक्त शोधक, मूत्र संग्राहक, योनि स्त्रावहर और अग्नि दीपक और विषहरपक वृक्ष है। देखो कृमिहर है, रक्त शोधक है, खून साफ करने वाला, मूत्र संग्राहक, जैसे किसी के बार बार यूरिन की वो रहती है तो उसको भी ये रोकता है ना। योनि स्त्रावहर, मतलब योनि से जो स्राव निकलता है उसको भी ये कम करता है। अग्नि दीमक और विषहर नामक क्या है? विषहर, हर मतलब हरना, तो जहर को हरने वाला क्या है? वृक्ष है। देखो इसके बाद में राज्य पशुजन ऊँट के बारे में अपन चर्चा करते हैं। राज्य पशु ऊँट ये पालतू श्रेणी में है। राजस्थान सरकार ने 30 जून 2014 को बीकानेर में आयोजित एक मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य पशु के रूप में ऊँट की घोषणा की, है ना, जिसे 19 सितंबर 2014 को राज्य पशु के रूप में दर्जा मिला। देखो 30 जून 2014 को बीकानेर में ऊँट जो है ना, ऊँट को राज्य पशु की घोषणा की गई कि ऊँट को जो है ना राज्य पशु का घोषणा की गई, जबकि 19 सितंबर 2014 को जिसको राज्य पशु के रूप में इसको दर्जा मिल गया। देखो दिनांक ध्यान रखनी है, 19 सितंबर 2014 को ऊँट को
राज्य पशु का दर्जा दिया गया। इसके बाद में ऊँट जो है ना, इसका वैज्ञानिक नाम है कैमेलस ड्रोमेडेरियस। देखो ऊँट का वैज्ञानिक नाम क्या है? कैमेलस ड्रोमेडेरियस। और देखो इसको उपनाम है रेगिस्तान का जहाज भी इसको कहते हैं ना। जो ऊँट जो है ना, सर्वाधिक जो विस्तार है इसका बाड़मेर में है, और सबसे कम ऊँट है जो प्रतापगढ़ में है। सर्वाधिक जो ज़्यादा ऊँट कहाँ पे है? बाड़मेर में। सबसे न्यूनतम कहाँ पे है? प्रतापगढ़ में, है ना। संरक्षण हेतु क्या क्या प्रयास किए गए हैं? देखो ऊँट के संरक्षण हेतु क्या क्या प्रयास किए गए हैं उसकी अपन यहाँ पे चर्चा करते हैं। राजस्थान ऊँट वध निषेध और अस्थायी प्रवास या निर्वात विनियमन अधिनियम 2015 जारी किया गया, जो मार्च 2016 से क्या है? लागू है। कि राजस्थान का वध मतलब मारना, और अस्थायी प्रवास या निर्यात विनियमन मतलब आप इसको बेच भी नहीं सकते, अधिनियम 2015 जो है ना जारी किया गया, जो ऊँट के संरक्षण के लिए एक प्रयास था ना, जो मार्च 2016 से क्या होता है? लागू होता है। इसके अलावा देखो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत केंद्र सरकार की मदद से वर्ष 2016 में ऊँट विकास योजना शुरू की गई। देखो 2016 में ना ऊँट विकास योजना शुरू की गई, किसके तहत? राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत। किसकी मदद से? केंद्र सरकार की मदद से, जिसके तहत ऊँट के बच्चे के जन्म पर पशुपालकों को 3 किस्तों में 10,000 रुपये देय होंगे। जैसे ऊँट का बच्चे का जन्म होता है तो 3 किस्तों में 10,000 रुपये देय होंगे। इसके बाद में आगे बात करते हैं। बजट 2022-23 में ऊँट के पालन, संरक्षण और समग्र विकास हेतु ऊँट संरक्षण एवं विकास नीति की क्या की गई? घोषणा की गई। देखो बजट 2022-23 में ना ऊँट के पालन, संरक्षण और समग्र विकास हेतु ऊँट संरक्षण एवं विकास नीति की क्या की गई? घोषणा की गई। इस हेतु 10 करोड़ रुपए का क्या किया गया? प्रावधान किया गया। इस हेतु कितने करोड़ का प्रावधान किया गया? 10 करोड़ रुपए का। इसके अलावा देखो प्रति वर्ष जनवरी जो महीना है ना, उसमें बीकानेर में ऊँट महोत्सव का आयोजन होता है। जनवरी महीने में बीकानेर जो बीकानेर जो ज़िला है वहाँ पे ऊँट जो महोत्सव है वहाँ क्या होता है? आयोजन होता है। ऊँटों का जो मेला है वो पुष्कर में लगता है। ऊँटों का जो मेला है पुष्कर मेला है, कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। ऊँटों का मेला कहाँ पे लगता है? पुष्कर में। और कब लगता है? कार्तिक पूर्णिमा को ना। ऊँट अनुसंधान केंद्र जोहड़बीड़ बीकानेर में स्थित है। ऊँट अनुसंधान केंद्र जो है ना कहाँ पे है? जोहड़बीड़ बीकानेर में है। इसके अलावा देखो और अन्य क्या बातें हैं। देखो राजस्थान में पाबूजी को ऊँटों का देवता के रूप में पूजा की जाती है। पापूजी जो है ना इसको ऊँटों का देवता कहते हैं। ऊँट पालक जो जाति है उसको रायका या रेबारी जाति होती है, उसको ऊँट पालक जाति है। तो बातें करते हैं ऊँट की जो नस्लें कौन कौन सी हैं। ऊँट की नस्लें तो उसमें सबसे पहला है नाचना ऊँट, ये सबसे सुंदर ऊँट होता है। इसके अलावा गोमट, जैसलमेरी, सिंधी, बीकानेरी, अलवरी और कच्छी ऊँट, ये जो है ना ऊँट की नस्लें कौन कौन सी है? नाचना ऊँट, गोमट, जैसलमेरी, सिंधी, बीकानेरी, अलवरी और कच्छी जो ऊँट है ना ये होते हैं। देखो ऊँटों में होने वाला जो रोग है, वो कौन सा है? देखो सर्रा या तिब्रसा जो रोग है, ऊँटों में होने वाला रोग का नाम क्या है? सर्रा या तिब्रसा। देखो राज्य में कैमल मिल्क डेयरी बीकानेर में स्थित है। राज्य में कैमल मिल्क डेयरी कहाँ पे स्थित है? बीकानेर में स्थित है ना। देखो ऊँटों के गले का जो आभूषण है, उसको क्या कहते हैं? गोरबंद कहते हैं ना। बीकानेर के जो महाराजा हैं, बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने प्रथम विश्व युद्ध में गंगा रिसाला नाम से ऊँटों की सेना भेजी थी। देखो बीकानेर के जो महाराजा गंगा सिंह हैं, इसने प्रथम विश्व युद्ध में गंगा रिसाला नाम से ऊँटों की जो सेना है वो भेजी थी। तो ये है ऊँट के बारे में। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं राज्य खेल बास्केटबॉल के बारे में। नेक्स्ट है राज्य खेल बास्केटबॉल। तो देखो वर्ष 1948 में बास्केटबॉल को राज्य खेल का दर्जा दिया गया। देखो
वर्ष 1948 है, इसमें बास्केटबॉल जो है ना उसको राज्य खेल का दर्जा दिया गया। और देखो इस खेल में प्रत्येक टीम में 5 खिलाड़ी होते हैं। जो बास्केटबॉल है ना इसमें प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? प्रत्येक टीम में 5 खिलाड़ी होते हैं ना। और अंतर्राष्ट्रीय खेलों में निर्धारित बास्केट जो बॉल कोर्ट है ये 28x15 मीटर होता है। 28x15 जो मीटर है ये बास्केटबॉल कोर्ट की लंबाई होती है ना। और बास्केट जो बॉल अकादमी है राजस्थान की, बास्केटबॉल अकादमी कहाँ पे है? जैसलमेर में है। जैसलमेर में है। ये कहाँ पे है? जैसलमेर प्रस्तावित है या बन चुकी है जो भी है ना। तो बास्केटबॉल जो अकादमी है वो कहाँ पे है? जैसलमेर में है। राज्य नृत्य है घूमर। तो देखो घूमर का अर्थ है घूमकर नाचना। देखो घूमर के उपनाम है, इसे राज्य नृत्यों का सिरमौर भी कहा जाता है, राजस्थानी नृत्यों की आत्मा भी कहा जाता है। घूमर जो है ना भील जनजाति का पारंपरिक लोक नृत्य है। घूमर जो है ना भील जो जनजाति है उसका पारंपरिक लोक नृत्य है, जिसे वर्तमान में सभी संप्रदायों द्वारा किया जाता है। वर्तमान में तो सभी संप्रदाय इसको कर रहे हैं ना। देखो इसके बारे में और पढ़ते हैं। देखो घूमर जो नृत्य हैं यह महिलाओं द्वारा किए जाने वाला नृत्य है। मतलब इसमें पुरुष घूमर नृत्य नहीं करते हैं ना, इस बात का आपको ध्यान रखना। घूमर नृत्य को संरक्षित और बढ़ावा देने के लिए वर्ष 1986 में राजस्थान में गणगौर घूमर नृत्य अकादमी स्थापित की गई। देखो घूमर नृत्य को संरक्षित करने के लिए और बढ़ावा देने के लिए वर्ष 1986 में राजस्थान में गणगौर घूमर नृत्य जो अकादमी है वो क्या की गई? स्थापित की गई। राज्य लोकगीत उसका नाम है केसरिया बालम आओ नी पधारो मारो देश। देखो यह मांड गायन शैली में गाया जाता है। राज्य जो लोकगीत है ना ये केसरिया बालम आओ नी पधारो मार देश। तो कौन सी शैली में गाया जाता है? मांड गायन शैली में गाया जाता है। इसे ख्याति जो है ना मांड गायिका है ना अला जिलाबाई ने दी। देखो केसरिया बालम पधारो मार देश, इसको ख्याति किसने दी? मांड जो गायिका है ना अलाहा जिलाबाई ने दी। और केसरिया बालम पधारो मार देश है ना एक विरह गीत है। देखो एक बिछुड़ने पे गाया जाता है ये। नेक्स्ट बात करते हैं राज्य लोक वाद्य यंत्र, जिसको अपन कहते हैं अलगोजा। राज्य का लोक वाद्य यंत्र कौन सा है? अलगोजा। ये सुशीर वाद्य यंत्र है, मतलब हवा से फूंक मार के इसको चलाया जाता है ना। यह वाद्य मुंह से सीटी बजाने की प्रक्रिया का विकसित रूप है। जो अलगोजा है ये जो वाद्य है ये मुंह से सीटी बजाने की जो प्रक्रिया है उसका क्या है? विकसित रूप है। इसमें 4 छेदों वाली 2 बांसुरी होती हैं। जो अलगोजा जो होता है ना इसमें 4 छेदों वाली कितनी बांसुरी होती हैं? 2 बांसुरी होती है। इसके बाद में देखो आगे अपन पढ़ते हैं। देखो अलगोजा जो होता है ना इसे कोटा, बूंदी, अजमेर और अलवर क्षेत्र के गुर्जर, मेव एवं धाकड़ जाति के लोग बजाते हैं। देखो ये 4 छेदों वाली 2 बांसुरी होती है। अलगोजा क्या होती है? 4 छेदों वाली और 2 बांसुरी होती है ना। इसमें देखो इसे कोटा हो गया, बूंदी हो गया, अजमेर हो गया, अलवर क्षेत्र के गुर्जर, मेव और जो धाकड़ जाति के लोग हैं ना वो बजाते हैं। देखो यहाँ पे रामनारायण जो चौधरी है नाक से अलगोजा, रामनारायण जो चौधरी है वो नाक से अलगोजा बजाने के लिए प्रसिद्ध हैं। तो रामनारायण चौधरी किसके लिए प्रसिद्ध है? नाक से अलगोजा बजाने के लिए प्रसिद्ध है। राज्य शास्त्रीय नृत्य कथक। राज्य का जो शास्त्रीय नृत्य है वो क्या है? कथक। तो देखो उत्तरी भारत में कथक शास्त्रीय जो नृत्य है वो प्रचलित है। उत्तरी भारत में कौन सा शास्त्रीय नृत्य प्रचलित है? तो आप कहोगे कथक। देखो इसमें अपन आगे देखते हैं। यह नृत्य इस नृत्य के 2 घराने प्रसिद्ध हैं। पहला है तो जयपुर घराना, दूसरा है लखनऊ घराना। पहला कौन सा घराना है? जयपुर घराना, दूसरा है लखनऊ घराना। देखो कथक नृत्य की जो उत्पत्ति है वो जयपुर में मानी जाती है। यह नृत्य तबला और पखवाज जैसे प्रमुख वाद्य यंत्रों के साथ किया जाता है। कथक जो नृत्य है वो जयपुर में इसकी उत्पत्ति होती है और ये तबला और पखवाज जैसे जो वाद्य यंत्र है इसके साथ क्या किया जाता है। देखो इसके आगे अपन देखते हैं राजस्थान में प्रचलित एकमात्र जो शास्त्रीय नृत्य कथक ही है। राजस्थान में प्रचलित एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो आप कहोगे कथक।
देखो कथक नृत्य के प्रमुख कलाकार कौन कौन से हैं, कथक जो नृत्य है ना उसके प्रमुख कलाकार कौन कौन से हैं। तो देखो कथक नृत्य के प्रमुख कलाकार हैं, एक है बिरजू महाराज, बिरजू जो महाराज हैं वो कथक नृत्य के प्रमुख कलाकार हैं। दूसरा है सतारा देवी, गोपी कृष्ण, मालविका मित्रा, इसके अलावा देखो रोहिणी भाटे, रोशन कुमारी, पंडित दुर्गालाल। इसके अलावा देखो ये कथक नृत्य के तो मेन इसमें ना पंडित जो बिरजू महाराज है ना उसको आप ध्यान रख सकते हैं, कथक के प्रमुख कलाकार हैं। इसके अलावा लेडीज़ों में बात करें तो सतारा देवी। तो देखो आगे चलते हैं, राज्य कवि सूर्यमल मिश्रण। देखो आगे अपन बात करते हैं सूर्यमल मिश्रण की। देखो राजस्थान के राज्य कवि कौन हैं, तो आप कहोगे सूर्यमल मिश्रण। देखो इनको राजस्थानी कवियों में नव जागरण का प्रथम कवि माना जाता है। जो सूर्यमल जो मिश्रण है उसको राजस्थान कवियों में नव जागरण का प्रथम कवि माना जाता है। सूर्यमल मिश्रण के प्रमुख ग्रंथ है वंश भास्कर, बलवंत विलास, वीर सतसई, छंद मयूख और बुद्ध सिंह चरित। देखो सूर्यमल मिश्रण के प्रमुख ग्रंथ कौन से, वंश भास्कर, बलवंत विलास, वीर सतसई, छंद मयूख और बुद्ध सिंह जो चरित्र हैं ये सूर्यमल मिश्रण के प्रमुख ग्रंथ हैं। कौन कौन से हैं, देखो सूर्यमल मिश्रण है इसको राजस्थानी कवियों में नव जागरण का प्रथम कवि माना जाता है। इनके जो प्रमुख ग्रंथ है वंश भास्कर, बलवंत विलास, वीर सतसई, छंद मयूख और बुद्ध सिंह चरित्र हैं। वंश भास्कर, बलवंत विलास, वीर सतसई, छंद मयूख और बुद्ध सिंह चरित्र हैं। देखो इसमें देखो वंश भास्कर में है ना बूंदी राज्य का ऐतिहासिक वर्णन है और इसे सूर्यमल मिश्रण का जो दत्तक पुत्र है मुरारी दान ने इसको क्या किया, पूरा किया। तो ये था राजस्थान के प्रतीक चिन्हों के बारे में। इससे रिलेटेड और जो कंटेंट है उसको अपन आगे डिस्कस करते हैं। इसमें कुछ और अपडेट है, वो ये है कि क्रिटिकली एंडेजर्ड राज्य जो पक्षी है गोडावण के संरक्षण के लिए भारत सरकार और भारतीय वन्य जीव संस्थान एवं राज्य सरकार में हुए त्रिपक्षीय करार के अनुसार सम में गोडावण का कृत्रिम प्रजनन केंद्र आरंभ किया गया है ना। और गोडावण के कृत्रिम प्रजनन कार्यक्रम के अंतर्गत इस पक्षी के 45 चूजों का पालन पोषण किया जा रहा है ना। अब देखो हाल ही में यहाँ पे एक सफलता मिलती है। जैसलमेर जिले के रामदेवरा स्थित गोडावण प्रजनन केंद्र में, देखो जैसलमेर जिले के रामदेवरा स्थित गोडावण जो प्रजनन केंद्र है उसमें भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून और राजस्थान वन विभाग की टीम ने कृत्रिम गर्भाधान तकनीकों का उपयोग कर दिनांक 16/10/2024 को गोडावण के चूजे के जन्म में सफलता क्या है प्राप्त की है, जो कि गोडावण का प्रथम सफल कृत्रिम गर्भाधान है, जो गोडावण का पहला सफल कृत्रिम गर्भाधान है। तो देखो जैसलमेर जिले का जो रामदेवरा है वहाँ पे गोडावण प्रजनन केंद्र है, वहाँ पे भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून और राजस्थान वन विभाग की टीम ने कृत्रिम गर्भाधान तकनीकों का क्या किया है, उपयोग किया है और दिनांक 16 अक्टूबर 2024 को गोडावण के चूजे के जन्म में सफलता प्राप्त की है, जो गोडावण का प्रथम सफल कृत्रिम गर्भाधान है। एक और देखिए एक नया अपडेट और है कि जैसे ऊंट विकास योजना शुरू की गई थी जिसमें प्रति पशुपालक को 3 किस्तों में 10,000 रुपये दिए गए हैं। बजट 2024-25 में इस राशि को बढ़ाकर 20,000 रुपया प्रति टोरडिया कर दिया गया। टोरडिया मतलब जो ऊंट का जो बच्चा होता है ना उसको टोरडिया बोलते हैं। हाँ जी, तो आज की क्लास में इतना ही। प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें यदि आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।